हमारी सरकार है तो ठीक है, और अगर विपक्ष की सरकार है तो उनके सारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कुल मिला के ये है। इस देश में अगर किसी का विकास हुआ है इन 10 वर्षों में तो अंबानी और अडानी जैसे कई उद्योगपतियों का विकास हुआ है। असल में एक प्रकार से प्रकारांतर से एक तानाशाही थोपने की कोशिश, और हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया गया है ना। भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, मान लिया है ना, ठीक है, अगर आरोप हैं, आरोप तो साबित नहीं हुए अभी। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जब इस वादे को जब इस तरीके की बातें करती थी तो ये प्रधानमंत्री जी और इनके प्रवक्ता फ्री की रेवड़ी कहते थे। एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक पहनावा, एक खान पान, तो एक चुनाव, है ना, पर कभी ये नहीं बोलेंगे एक देश एक जाति हो जाए। अब मोदी जी जो खुद कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, पकौड़ा बेचना, कितने लोग इस पकौड़ा बेचेंगे? अधिकतर लोग 10 से 15 हज़ार प्रति माह कमाने वाले अभिभावक भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना मिले, अच्छी शिक्षा ना मिले। अगर अभी केजरीवाल जी जेल से बोल दें कि हम तुम्हारे गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कि जो सांसद हैं वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार तो हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमको संविधान बदलना है। लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उत्तराखंड में भी चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव है, वो 19 अप्रैल के दिन ही होने हैं। आज 16 अप्रैल और कल 17 अप्रैल शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। भाजपा द्वारा 14 अप्रैल यानी कि रविवार के दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। हालांकि घोषणा पत्र में क्या क्या होगा ये बातें सभी जानते हैं। लोक लुभावन वादे होंगे, जुमले होंगे, सपने होंगे जो आम जनता को दिखाए जाएंगे, पर बावजूद इसके 14 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया जाता है। 14 अप्रैल को जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है और 17 अप्रैल को शाम को 5 बजे जब चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो क्या ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्या ये केवल औपचारिकता मात्र है, खास करके उन प्रदेशों के लिए जहां पे पहले चरण में चुनाव होने हैं। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, क्या वो मात्र औपचारिकता है या फिर घोषणा पत्र में सचमुच कुछ ऐसा है जो जनता के बीच में ले जाने लायक है। आज हमारे साथ CPI-ML के जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे जी मौजूद हैं। हमारे साथ भूमिका के ग्राम प्रधान मुकेश चंद्र बौद्ध जी और सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चंद्र बौद्ध जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो क्या ये केवल औपचारिकता है आजकल घोषणा पत्र जारी करना, या सचमुच में इसका औचित्य रह गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसको संकल्प पत्र का नाम दिया है, और संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दी गई है और कहा गया है कि मोदी जी की जो गारंटी हैं वो पक्की गारंटी हैं। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव का समय है, तो लोकसभा चुनाव का समय ऐसा समय भी है कि जब हम उनके पिछले कार्यकाल, क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है, तो 10 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए। जो मोदी की गारंटी हैं, 2014 में भी उन्होंने कई गारंटियां दी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश को बेरोज़गारों को 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, इस देश में 10 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेंगी, 2022 तक विकसित भारत बनेगा, हर घर में पानी, हर घर में बिजली और हर इंसान के सिर पर छत, ये 2022 तक की गारंटी दी गई थी। उसके अलावा किसानों की आय को दुगना करने की बात की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी। तो ये सारी बातें उसमें कही गई थी। लेकिन हम आज के दिन में देख रहे हैं कि बड़े गुपचुप तरीके से, बड़े चुपचाप तरीके से जो नया संकल्प पत्र पेश किया गया है, जो मोदी की गारंटी जी के नाम से है, तो उसमें ये 2022 में जो देश को विकसित भारत बनाना था उसको चुपचाप 25 साल पीछे कर दिया गया है। 2047 उसमें ले आया गया है कि 2047 तक हम ये करेंगे। और जो गरीबों को छत देने का वायदा था, किसानों की आय को दुगना करने का वायदा था, 2 करोड़ रोज़गार का वायदा था, उसमें क्या हुआ? मैंने उसमें कोई अपने आत्मविश्लेषण में भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में जाती हुई नहीं दिख रही है। तो जो आपका सवाल है, मुझे लगता है बिल्कुल सही सवाल है, और जिसको जब 15 लाख आने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी सबके खाते में, जब सवाल इस बारे में पूछा गया था गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो उन्होंने कहा था ये तो जुमला था। तो आज के दिन में जुमला जो शब्द है, तो जुमला शब्द पूरी दुनिया में एक प्रकार से झूठे वादे का पर्याय बन गया है। तो लगता है कि ये जो संकल्प पत्र भी है, ये कोई संकल्प पत्र नहीं है बल्कि जुमला पत्र है ना। और बिल्कुल आपकी भी सही आशंका है, जनता की भी सही आशंका है, और इसमें कुछ भी इस तरह की बात नहीं कही गई है कि जनता के लिए। आप देखेंगे अग्निवीर वाला मामला जो है, 4 साल के सैनिक वाला मामला, इसमें इस पर कोई बात नहीं है।
है ना, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर ये सवाल है, और जो रोज़गार है, रोज़गार को भी ख़त्म कर दिया इसने। उसके अलावा कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में इसमें कुछ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे कुछ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात थी उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, जो 2014 में वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र आया था, 2019 में जो घोषणा पत्र आया था, उसका क्या हुआ, ये जवाब जरूर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जैसे भाजपा हमेशा ये बात कहती आई है कि रोजगार से मतलब केवल सरकारी नौकरी से नहीं है। उन्होंने जो रोजगार पैदा किए हैं मुद्रा लोन के जरिए और अन्य स्टार्टअप योजनाओं के जरिए, वो ईपीएफओ का डाटा देते हैं कि लगभग इतने करोड़ लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन किया है। अगर इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रोज़गार मिला है कहीं ना कहीं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि रोज़गार उन्होंने पूरा नहीं किया है? जिस तरीके से वो डाटा की बात करते हैं तो उनके हिसाब से तो उन्होंने रोज़गार पूरे दे दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इस बात को कहा कि पकौड़ा भी अगर कोई बना रहा है तो वो भी रोज़गार है, पकौड़ा रोज़गार, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और आप देखेंगे जो सड़क के किनारे पकौड़े बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, उनको तो उजाड़ा जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ के नाम पे हमारे राज्य से लेकर पूरे देश में उन सबको उजाड़ने की पूरी कवायद है ना। तो आप देखेंगे रोज़गार तो नया सृजित हुआ नहीं। और हमने ये भी देखा कि जब नोटबंदी हुई, बड़ा रोज़गार ख़त्म हुआ। उसके बाद कोरोना लॉकडाउन हुआ, उसमें भी बड़े रोज़गार को नष्ट किया गया और नए रोज़गार सृजन की कोई कोशिश हुई नहीं है। ये ज़रूर है कि बड़े बड़े दावे हैं, है ना। और अगर कोई रोज़गार मिला है इस देश के भीतर तो इस पार्टी के आने के बाद, भाजपा के आने के बाद, जो हिंदू मुस्लिम विभाजन इन्होंने पैदा किया, तो एक दंगा रोज़गार ये ज़रूर मिला है। लेकिन आज के दिन में आप चले जाइए, हम लोग तो अभी चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है वो है बेरोज़गारी का सवाल। और अभी तो एक आंकड़ा भी जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि 83% 25 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं। यानी इतनी ज़बरदस्त बेरोज़गारी 45-50 सालों में कभी नहीं थी। अब दावे कुछ भी करें, और मज़े की बात है कि जो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना ये कोई हमारे लिए काम नहीं है ना, ये हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं आप किसके लिए सरकार बना रहे हैं? अगर आप बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं कि ठीक है सरकारी नौकरी आप नहीं देना चाहते, लेकिन रोज़गार के नए अवसर पैदा आप नहीं कर पा रहे हैं। और अगर सरकारी नौकरी जो हैं, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, कम से कम उनको भरें, है ना। और अगर उनको भरने की बात हो रही है तो हमारे राज्य से लेकर पूरे देश में क्या हो रहा है, भर्तियों में पेपर लीक हो जा रहे हैं, है ना। और उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं सामने, वो सब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नाम हैं जो उन घोटालों में पाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के रोज़गार का परिदृश्य है ना। इसलिए ये कहना है कि हमने कोई नए रोज़गार सृजित किए हैं, ये बिल्कुल धोखाधड़ी है, जनता के साथ धोखाधड़ी है। और हम लोग तो देख रहे हैं कि जनता के बीच में, युवाओं के बीच में इस तरह का बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है और रोज़गार को लेकर के बड़ा ज़बरदस्त तरीके का। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस समय के जो चुनाव में सबसे बड़ा जो अगर कोई सवाल है वो बेरोज़गारी है और दूसरे नंबर पर महंगाई है। मुकेश बौद्ध जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, युवा भी हैं और अपने गांव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दा ये बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो सचमुच में गांव में इतना ज़्यादा है जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि हम लोगों ने बेरोज़गारी को दूर किया है? आपको क्या लगता है, किस तरीके से सोचते हैं आप इसे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। सबसे पहले मैं अपने गाँव की बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे गाँव में लगभग 35 से 40 युवा बेरोज़गार ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीएड प्रशिक्षित बेरोज़गार हैं। उनके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज के समय में वो सरकारी नौकरी के लिए तरस गए हैं। कब से सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाल रखी, उत्तराखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। वो युवा जो है आज मॉलों में काम करने के लिए मजबूर है, वो युवा आज जो है फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर है। मतलब यही बात तो भाजपा कह रही है कि रोज़गार का मतलब केवल सरकारी नौकरी से नहीं है, रोज़गार और तरीके से भी पैदा किए जा सकते हैं। अगर हम केवल सरकारी नौकरी पे देखें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती हैं, एक लिमिट हो। सर, सरकारी नौकरी कहाँ से होगी? उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 1700 विद्यालय बंद कर दिए, प्राथमिक विद्यालय। 3500 विद्यालय और बंद होने की कगार पर हैं। उनका कहना है कि यहाँ 10 बच्चों से कम छात्र संख्या यहाँ पर है। और 102 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक ही बच्चा जो है अध्ययनरत है विद्यालय में। तो अब इन्होंने शिक्षा का निजीकरण कर दिया। देखिए, शिक्षा का हो गया निजीकरण।
अधिकतर लोग 10 से 15 हज़ार प्रति माह कमाने वाले अभिभावक भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना मिले, अच्छी शिक्षा ना मिले। अब इन्होंने सरकारी विद्यालयों की हालत ऐसी कर दी, 40-40, 50-50 बच्चों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। मैं जो कह रहा हूँ कि 40 से 50 बच्चे जो है, अगर एक शिक्षक 1 से लेकर 5 तक की क्लासों को कैसे पढ़ाएगा? एक तरफ इन्होंने शिक्षा का निजीकरण कर दिया है, दूसरी तरफ ये नई भर्ती नहीं निकालते हैं। मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया, लगभग 35 से 40 बच्चे हमारे गांव में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और इनका कहना है कि हमने जो है 80 करोड़ लोगों को 2020 से मुफ्त में राशन दिया है। 1991 में सबसे पहले मुफ्त राशन की योजना चली। गांव-गांव में जहाँ जहाँ राशन उपलब्ध नहीं हो पाता था, सरकार उसको प्रोवाइड करवाती थी। उसके बाद 2001 में जो है अंत्योदय अन्न योजना चली। उसके माध्यम से 25 किलो गेहूं और 35 किलो चावल लोगों को मिला करता था। उसके साथ साथ मिट्टी तेल और चीनी भी मिला करती थी। आज ये एक यूनिट में 1 किलो 900 ग्राम चावल दे रहे हैं केवल। और गेहूं जो मिलता है वो साल में केवल 2 या 3 महीने मिलता है। तो इन्होंने उसका प्रचार इतना कर दिया, एक आम आदमी के दिमाग में ये डाल दिया कि हम आपको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, जबकि वो मुफ्त में राशन है ही नहीं। 1 किलो 900 ग्राम आप कितने दिन उसका यूज कर लोगे? एक यूनिट में एक व्यक्ति को 1 किलो 900 ग्राम एक महीने में मिल रहा है। तो वो भी इनका एक जुमला है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम जो है महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पूर्व जो सरकारें थी 350 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। आज 1000 से लेके 1200 रुपये तक का सिलेंडर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि सरकार कह रही है कि हमने दिया, तो उसने महंगाई कितनी बढ़ा दी। जो 60 रुपये का पेट्रोल आता था वो आज वो 100 रुपये में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने महंगाई बहुत बढ़ा दी, बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी। और जो कह रही है कि हमने निजी मतलब अन्य सोर्स जो रोजगार के डेवलप किए हुए हैं, अब मोदी जी जो खुद कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। पकौड़ा बेचना, कितने लोग इस पकौड़ा बेचेंगे? जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 85% लोग जो है बेरोजगार हैं। तो कितने लोग पकौड़ा बेच पाएंगे? ये बड़ा चिंता का सवाल है और लोगों को इस बारे में चिंतन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि जिस तरीके से उनका डाटा है वो डाटा अलग कहता है। और उन्होंने ये मुद्दा मेरे ख्याल से अपने उसमें भी नहीं रखा है, अपने घोषणा पत्र में भी नहीं रखा। सर, घोषणा पत्र में इन्होंने एक 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा रखा हुआ है। उसको रखा हुआ है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन किया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? किस तरीके से देखते हैं आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इनका एक ख़ास तरह का एजेंडा है। जो हमारा भारतीय संविधान है और संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे पे ही एक हमला करने की कोशिश है। और वो कुल मिला के वो उसी तरह का कि एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक पहनावा, एक खान पान, तो एक चुनाव, है ना। पर कभी ये नहीं बोलेंगे एक देश एक जाति हो जाए, है ना। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन ये कुल मिला करके, और उसमें एक प्रकार से जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी बहस के बाद ये कोशिश की कि भाई हम लोग संसदीय लोकतंत्र को अपनाएं। उस समय ये बात भी हो रही थी कि राष्ट्रपति प्रणाली हो, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग संसदीय लोकतंत्र को अपनाएंगे, वो ज़्यादा मुफीद है। तो एक कोशिश ये है कि एक देश एक चुनाव के साथ साथ जो राष्ट्रपति प्रणाली, जो अमेरिकी एक पैटर्न है, पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, उसको अपनाने की कोशिश है। उस तरफ उसको बढ़ाना चाहते हैं। और अभी तो आप देख लीजिए, कई इस तरह के जो सांसद हैं ऊपर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार तो हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमको संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े से लेकर तमाम इस तरह के जो लोग हैं वो साफ साफ इस बात को कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो 1 इलेक्शन 1 नेशन की जो बात है ना, जिसको ये बताया जा रहा है कि इससे खर्चा कम होगा, एक साथ एक चुनाव होगा तो पूरे की कोई यूनिफॉर्मिटी आएगी, असल में मसला वो नहीं है। असल में एक प्रकार से प्रकारांतर से एक तानाशाही थोपने की कोशिश। और हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया गया, है ना। भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, मान लिया, है ना। ठीक है, अगर आरोप हैं, आरोप तो साबित नहीं हुए भी, है ना। आरोप हैं तो कोर्ट में वो बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आकर के, मैं तो अभी कहना चाहता हूँ, अगर अभी केजरीवाल जी जेल से बोल दें कि हम तुम्हारे गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तब वो कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। तो असल में ये जो कोशिश है ना, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन जी को, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये कोशिश है कि कुल मिलाकर के विपक्ष को एक मैंने आप बात ये करेंगे, या तो आप हमारे साथ आइए या जेल जाइए, है
है ना, ये कोशिश है। और वन इलेक्शन वन नेशन के तौर पे जो ताकत है, पूरे केंद्रीकृत जो सत्ता है, उसको बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है कि पूरी पावर अपने पास रहे, है ना। जो राज्यों के अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी सरकार है तो ठीक है, और अगर विपक्ष की सरकार है तो उनके सारे अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश कुल मिला के ये है ना। और इसका कोई वो एजेंडा नहीं है ना। और ये हम लोगों को इसीलिए हमको लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए, है ना, वन इलेक्शन वन नेशन का। अभी जिस तरह से, और वैसे भी आप देखिए कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी 1 साल पहले चुनाव हुए, कहीं 6 महीने पहले चुनाव हुए, और कहीं अभी चुनाव होने वाले हैं। तो अगर वन नेशन वाले इलेक्शन होगा तो ये जो सब होगा, यानी कि 1 साल कहीं हुए हैं, कहीं 1.5 साल चुनाव को हुए हैं, या कहीं 1 साल बाद चुनाव होंगे। और हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव तो 2024 में हो रहा है, कई जगह 25 और 26 में भी चुनाव है। आप किस ढंग से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे? वो जो आप धन का अपव्यय करेंगे, वो उसको कहाँ से आप उसके लिए क्या तर्क आपके पास है? उसके लिए आपका कोई तर्क नहीं है। तो असल बात ये है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो एजेंडा है ना, वो एक प्रकार से एक तानाशाही का है। जो मैंने पहले भी कहा, आप देखिए, वो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम इतने लक्ष्यों को पालेंगे। अब उसको 25 साल आगे लेके गए हैं, यानी वो कह रहे हैं कि अब अनंत काल तक हम ही शासन करने वाले हैं। और इसलिए इस तरह के पूरे सुधार करना चाहते हैं कि जिस तरह, जैसे रूस में पुतिन है ना, चुनाव वहाँ भी होते हैं, पर कुल मिलाकर के चुनाव ऐसा होता है कि पुतिन ही जीत के आएंगे, कोई और नहीं जीत सकता है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम मोदी जी, है ना, पूरा संघ RSS बनाना चाहता है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक और इन्होंने अपनी बात रखी हुई है, जिसमें कहा गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बना दिया गया। लखपति दीदी करके ये योजना है। इसमें कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है, और आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सचमुच में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको लखपति दीदी बनाया गया है? देखिए, इसमें तो आप देखिए, गांव में जो स्वयं सहायता समूह हैं, है ना, तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके कर्ज के जाल में महिलाओं के समूह बड़े पैमाने पर फंस रहे हैं, है ना। पंजाब में तो उसको लेकर बड़ा मूवमेंट हुआ, है ना। उसके बाद ही वहाँ से बीजेपी की विदाई हुई। जो पंजाब में बीजेपी की विदाई का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। और आप देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कुछ चयनित महिलाओं को बुलाया था कि उनसे पूछने के लिए कि भाई क्या आपको इन योजनाओं से लाभ हुआ, तो एक महिला ने तो छूटते ही कह दिया, नहीं हमको तो इसका कोई लाभ ही नहीं हुआ, है ना। उनके लिए बड़ी और स्थिति हो गई, शायद वो जो अधिकारी हैं उनको डांट खानी पड़ी होगी। लेकिन बात यह है कि ये जो पूरी योजना है, कुल मिला के जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पूरे जाल में फंसाने का, है ना। ये कांग्रेस ने भी ये बात अपने घोषणा पत्र में कही हुई है कि वो कुछ महिलाओं को वो 1 लाख रुपए सालाना का देंगी, या फिर ऐसा उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में रखा है। और अभी RJD ने जो अपना घोषणा पत्र दिया, उसमें भी उन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कही हुई है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू नहीं, बल्कि उनके खाते में डालने वाली बात है। देखिए, उसमें जितना मैंने उसको देखा है न्याय पत्र को कांग्रेस के, तो उन्होंने उसको ये किया है कि अपना एक स्वरोजगार अपनाने के लिए एक प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट, है ना, एक आत्मनिर्भर लोगों को बनाने के लिए कोशिश करने की कोशिश हुई है कि महिलाओं को हम लोग देंगे, है ना। युवाओं के लिए भी एक घोषणा की है उन्होंने। तो ये भी कहा कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, है ना, OPS को लेके आएंगे। तो वो जो एक न्याय पत्र है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी तार्किक है। मैंने जिस तरह अभी देश की हालात है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो उन्होंने उसको एक प्रकार से पूरे तौर पे नहीं, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से कोशिश की है कि इसको संबोधित करने की, कि अगर हम आएंगे तो ये जो पूरा का पूरा एक प्रकार से कॉर्पोरेट के हिसाब से, पूंजीपतियों के हिसाब से जो चल रहा है, और ख़ासतौर पर जो चुनिंदा कुछ पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनके लाभ के लिए जिस तरह से पूरा का पूरा देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा है, नीतियाँ उसी के हिसाब से बन रही हैं, तो उसके इतर, है ना, कुछ लोगों के हाथ में जो उनकी क्रय शक्ति है वो बढ़े, है ना। लोगों के पास पैसा आए, अर्थव्यवस्था में पैसा आए, और जो मंदी का दौर है उससे देखिए, उससे निकलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बड़े पूंजीपतियों के पास पैसा है, वो पूंजीपतियों का पैसा रोटेशन में चले, और ऐसा लगे कि अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ चल रही है, शेयर बाजार अब हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो लग रहा है कि कुछ पूरे के पूरे हम जिसको कह रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, सब बनाएंगे। ये ऊपरी तौर पे है। एक दूसरा तरीका ये है कि जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। उसको क्रय शक्ति बढ़ाने की जो बात है, ये एक प्रकार से कांग्रेस के न्याय पत्र में है, जो भाजपा के संकल्प पत्र में कहीं नहीं है। सर, दूसरा ना, UCC को लेकर के भी बात की गई है कि हम लोग UCC लागू करेंगे। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में UCC लागू की गई थी, और वो जो UCC उत्तराखंड में जो लागू की गई है, उसी के बेस बना करके केंद्र सरकार ये बात कह रही है कि हम पूरे देश में UCC लागू करेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इसे?
देखिए यूसीसी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उसको सांप्रदायिक एंगल से उसको लाना चाहती है ना। उसका कुल मिलाकर के हर किसी भी कानून में आप उसमें देखेंगे तो एक सांप्रदायिक विभाजन को इस्तेमाल करना, सांप्रदायिक विभाजन उसको उससे बढ़ाना चाहते हैं। यूसीसी और उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है ना, तो न तो यूनिफॉर्म है ना, और न उसको कोई उसमें नागरिकता का वो है। वैसे भी जो यूसीसी है उसमें जो हमारे संविधान में एक जो प्रावधान है कि जो भारतीय सरकार एक प्रकार से उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी, उसके लिए उसको बढ़ना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ना। तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि कोई एक स्टेट बनाएगा। एक स्टेट नागरिकता को तय नहीं कर सकता, नागरिकता तो वैसे भी केंद्र का विषय है। इन्होंने बना दिया उसको, उन्होंने राष्ट्रपति से मोहर भी लगवा दी, अब कह रहे हैं उसके आधार पर हम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इसको जो हमारा देश है, हमारे देश में बहुभाषा बहुविध देश है ना, और जिस तरह की पूरी विविधता है, विविधता में एकता हमारे देश की खास विशेषता है ना। उसमें नॉर्थ ईस्ट भी है, उसमें गुजरात भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, जम्मू कश्मीर भी है, तो आपके तमिलनाडु केरल के राज्य भी हैं। तो ये जो विविधता है उसमें आप देखेंगे एक धर्म के भीतर भी केरल के जो मुस्लिम हैं वो उर्दू नहीं बोलते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो मलयाली बोलते हैं, है ना। तो ये जो बात है और वो उसी परंपरा में रहते हैं। तो आप कहेंगे कि कुछ धर्म के आधार पे कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो चलेगा नहीं। इसका एक खास उदाहरण आप समझिए कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान जो था उसमें मुस्लिम बहुल आबादी थी, है ना। मुस्लिम बहुल आबादी होने के कारण वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन अगर वो धर्म के आधार पर ही एकता का एक कोई पहलू होता, पर वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो उर्दू थोपने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा हम तो बंगला भाषी हैं। तो उनके लिए जो बंगला राष्ट्रवाद था अपने मुस्लिम होने से बड़ी आइडेंटिटी बन गया। मुस्लिम बहुत ज़्यादा बहुसंख्या में थे, लेकिन उनके लिए बंगला आइडेंटिटी बड़ी आइडेंटिटी बन गया। तो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी आप कह रहे हैं, है ना, ये जो थोपी हुई एकता है, भारत में एकता है लेकिन वो विविधता में एकता है, वो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो भारत का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ आपका ये यूसीसी है। तो इसलिए इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये तमाम तरह के धर्म, तमाम तरह की जातियाँ, तमाम तरह की विविधता, आदिवासी इलाके, है ना। और इसीलिए आप देखिए उत्तराखंड के भीतर भी जब यूसीसी ने लागू किया तो उसमें से उन्होंने एसटी को अलग करना पड़ा, है ना, शेड्यूल टाइप को अलग करना पड़ा। तो इस तरह से आप अलग ही करते रहेंगे तो उसके बाद उस यूसीसी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के मुद्दे और जो मुद्दे इन्होंने अपने उस पर रखे हुए हैं उसमें कितनी समानताएं आपको नज़र आती है? क्या आपको लगता है कि जो घोषणा पत्र में दिया गया है वो उत्तराखंड के लेवल पे काम करेगा, जो इनके घोषणा पत्र में जो मामले हैं? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जितने भी वादे आज तक इन्होंने किए, एक भी वादा कभी पूरा नहीं किया। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं एक ग्राम प्रधान हूँ। मनरेगा के अंतर्गत 230 रुपये की मजदूरी एक आम मजदूर को देते हैं, और इन्होंने एक सिस्टम लागू किया, मनरेगा मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें 2 समय की फ़ोटो ली जाती है, एक सुबह की और दोपहर की, और उसमें एक मज़दूर को कितना पैसा मिलता है, 230 रुपये एक दिन की दिहाड़ी। तो 230 रुपये में एक गांव के मज़दूर को, क्या है, उसको मज़दूर बनाना चाहते हैं। जैसा कि रोज़गार की बात इन्होंने कही कि रोज़गार, हमने कई सारे अन्य रोज़गार भी सरकारी नौकरी से अलावा अन्य रोज़गार भी डेवलप किए। 230 रुपये में एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? और उसको भी ये साल भर 6 महीने में, अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनका पेमेंट, उसका भुगतान नहीं हो पाया। गरीब कितने परेशान हैं जो गांव में रहते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है। आने वाले समय इतना भयानक आ रहा है, और महंगाई इतनी है, जिस तेल को हम 60 रुपये में लेते थे, उस तेल को, सरसों का तेल, आज 150 रुपये मिल रहा है। जिस दाल को हम 60 रुपये में लेते थे, आज वो 150 रुपये से ऊपर मिल रही है। और हर चीज़ में, जिस आटे को हम 10 रुपये किलो लेते थे वो आज 40 रुपये किलो मिल रहा है। जिस चावल को हम 20 रुपये किलो लेते थे वो आज 50 रुपये 60 रुपये किलो मिल रहा है मिनिमम। तो ऐसे में कैसे गरीब प्रोग्रेस कर पाएगा? इनका कहना है हम 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आ गए हैं, उनकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ चुकी है। कैसे लागे सर? 230 रुपये की मजदूरी दे रही है केंद्र सरकार मनरेगा के अंतर्गत, तो गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आ सकते हो? संभव ही नहीं है कि वो गरीबी रेखा से नीचे। इनका एक ही उद्देश्य है, इस देश का जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो हमेशा गरीब रहे, और जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर बनता जाए। इस देश में अगर किसी का विकास हुआ है इन 10 वर्षों में, तो अंबानी और अडानी जैसे कई उद्योगपतियों का विकास हुआ है। अन्य जो गांव के गरीब मजदूर लोग हैं उनका बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। और जो व्यापारी है, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है, वो भी काफ़ी परेशान है। मतलब वो भी अपनी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्होंने इतने टैक्स थोप दिए, और उसको भी ये
नहीं बढ़ने देना चाहते। इन्होंने गरीब को शिक्षा से वंचित किया। इन्होंने एक चीज़ और कही है अपनी घोषणा पत्र में कि हमने जो है ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को उनका मुफ्त इलाज करा रहे हैं। अभी मेरे एक भाई का स्वास्थ्य खराब था, उनका किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इन्होंने जब हम उनको सुशीला तिवारी में ले गए तो वहाँ उनका इलाज नहीं हो पाया। उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए। यहीं की घटना बता रहा हूँ आपको मैं। सेंट्रल हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि ये जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ये हमारे पैनल में नहीं है। जो बीमारी उनको थी वो उनके पैनल में नहीं थी। उसके बाद उनको बरेली ले जाना पड़ा, तो अपने पैसे से उनका इलाज कराना पड़ा। तो ये भी इनका जुमला है। मतलब एक भी काम कोई बता दे, एक गरीब आदमी जो इलाज कराने जाता है हॉस्पिटल में, उसे आप पूछिए ना कि कितनी समस्याएं उसको वहाँ पे झेलनी पड़ती हैं। आयुष्मान कार्ड में भी इन्होंने बताया है कि अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। पहले 70 साल से कम उम्र के लोग ही उस पर शामिल किए गए थे। तो आयुष्मान कार्ड, तो आपके जो वो थे उनका क्या एज ज़्यादा थी? नहीं तो सर, बिल्कुल नहीं। 45 वर्ष उनकी आयु है। सुशीला तिवारी में इलाज नहीं मिल पाया, सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाया, अंत में बरेली ले जाना पड़ा। उनकी बीमारी पैनल में नहीं थी या वो? बीमारी पैनल में नहीं थी। सुशीला तिवारी में व्यवस्था नहीं थी। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है। सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा इतनी कर दी इन्होंने, वहाँ पे आपको इलाज की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया, हम उनको जो है सेंट्रल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पैनल पे नहीं था। पैनल पे नहीं था, उन्होंने खर्चा ज़्यादा बताया, तो यहाँ हमारी बस का नहीं था, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से थे। उसके बाद हमें उनको बरेली ले जाना पड़ा। बरेली भी आयुष्मान कार्ड उनका नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं ये आयुष्मान भारत की योजना, जो आयुष्मान कार्ड की इन्होंने योजना चलाई, ये भी इनका एक बहुत बड़ा जुमला है। आयुष्मान में भी दरअसल आयुष्मान वाले मामले में भी हमें देख रहे हैं कि जिनका आयुष्मान कार्ड लग भी रहा है, और ख़ास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले उनसे टेस्ट वेस्ट सब के नाम पे 35-40 हज़ार रुपये तो करवा ले रहे हैं, उसके बाद भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद आयुष्मान कार्ड लग रहा है। यानी कि जो गरीब आदमी है उसके इतने सब बड़े बड़े महंगे टेस्ट करके तो वो पहले ही उसका वो कर ले रहे हैं। और दूसरी बात आप जो कह रहे थे, वे 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात जो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप ये सरकार बताए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम गरीबी हटा रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुद ही दावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये बताएं कि दोनों में से कौन सी बात ठीक है। यानी कि आपको, सरकार को, अगर हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी गरीबी हटाने की योजनाएं सब की सब निरर्थक साबित हो रही हैं। कोई आपकी इस तरह की योजना कारगर नहीं है ना। बिल्कुल उन्होंने, मुकेश भाई ने सही कहा कि जो मनरेगा है उसमें 230 रुपये आप वो कर रहे हैं, उसको कम से कम 400 रुपये होना चाहिए। उसमें साल में कम से कम 200 दिन काम मिलना चाहिए। 100 दिन काम मिल रहा है, वो भी कई बार उसमें पैसा नहीं आता है। और मज़े की बात यह है कि मनरेगा की बात तो कर रही है सरकार, कह रहे हैं कि सब कुछ मनरेगा में ले आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मनरेगा में बजट कम कर दिया है ना। ये दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ये स्कीम चलाएंगे, लेकिन उसकी दूसरी तौर पर बजट कम कर दे रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य में भी ऐसा ही कर रहे हैं। जो NHM है ना, NHM में बजट कम कर दिया है, बजट एलोकेशन इस बार का जो बजट है उसमें बजट कम कर दिया है। ICDS में जो मातृ शिशु कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी चलते हैं, उसमें बजट कम कर दिया है ना। तो ये कुल मिला के बजट भी कम करते जा रहे हैं और जुमले पूरे पूरे हो रहे हैं कि भाई हम महिला बाल विकास भी करेंगे, हम गरीबी भी हटाएंगे, है ना, हम ग्रामीण स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, जब आप बजट उसमें कम कर रहे हैं तो आप कैसे उसको ठीक कर पाएंगे? एक बिजली फ्री वाला वादा भी इनके हाउस में दिखाई दे रहा है, इनके घोषणा पत्र में बिजली फ्री वाला वादा भी है। जबकि अगर ये जब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जब इस वादे को जब इस तरीके की बातें करती थी, तो ये प्रधानमंत्री जी और इनके प्रवक्ता फ्री की रेवड़ी कहते थे, और आज वही ये चीज़ें कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इसे? उत्तराखंड में बिल्कुल ये बिजली फ्री करेंगे। क्यों? ये इनका एक बहुत बड़ा जुमला है, कभी करने वाले नहीं है। 2 महीने में बिल आता था हमारा बिजली का, आज प्रति माह बिल आ रहा है। और जितना 2 महीने में बिजली का बिल आता था उतना 1 महीने में आ रहा है। जनता सब समझ चुकी है कि जब ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, जैसा कि आपने बताया, दिल्ली में उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, तो इन्होंने कहा ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें। आज ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे। ये फ्री में बिजली नहीं देंगे। ये उत्तराखंड की सरकार ने जो बिल 2 महीने में आता था उसे 1 महीने में कर दिया। जो टैक्स हम 75 रुपये 2 महीने का देते थे, आज 1 महीने का दे रहे हैं। ये इनकी बिजली भी, जो 5 रुपये यूनिट बिजली का बिल था वो 7 रुपये यूनिट हो चुका है।
तो कहाँ से बिजली फ्री हो जाएगी? संभव ही नहीं है। ये केवल एक चुनावी जुमला है और चुनाव के दौरान ये बड़े बड़े वादे करेंगे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के, लेकिन गांव का आम आदमी भी इस बात को समझ चुका है कि मोदी जी कितने बड़े जुमलेबाज हैं, वो कितने जुमले देते हैं और कितना वो रोजगार देते हैं, क्या वो कम करते हैं क्या नहीं करते, लोग समझ चुके हैं इस बात को। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर कैलाश पांडे और मुकेश बौद्ध जी। इनकी बातों से जो लबो-लुआब निकल कर के आया वो ये कि भाजपा को अपने घोषणा पत्र की जगह पर, जो 10 सालों से भाजपा सरकार में है, घोषणा पत्र की जगह पर उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। क्योंकि अभी दोनों लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो विपक्ष की बात कर रहे थे, विपक्ष की आवाज़ बन करके बात कर रहे थे। हमने कोशिश की थी भाजपा के साथियों को इस दर पे इस चर्चा में शामिल होने की, लेकिन कई लोगों ने कई बातें की और वो यहाँ चर्चा में शामिल नहीं हुए। हालांकि वो लोग शामिल होते तो शायद उनका पक्ष भी हमें जानने का मौका मिलता, पर या फिर वो जानबूझ करके शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इन सब मुद्दों का। तो ये जो कुछ भी है फ़िलहाल ये लबो-लुआब आम जनता का है, जो उनका कहना है, जो उनकी बातें हैं, जो वो घोषणा पत्र से जो उनकी सोच निकल कर के आती है वो ये है। बाकी 19 तारीख को उत्तराखंड की जनता अपना वोट डाल करके अपनी बातें जनता सरकार के सामने रख देगी और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ये सारी बातें कितनी सच है और कितनी झूठी वो सब जनता के सामने आ जाएंगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।